फ्लूइड मेडिसिन। तो आज हम डर्कहाइम फंक्शनलिज्म को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और क्लैन टोटम एंड कॉस्मोलॉजी का आइडिया क्या था उनका वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रिलीजन को कॉस्मोलॉजीज बोलते हैं। तो कॉस्मोलॉजी क्या होती है? तो कॉस्मोलॉजी बेसिकली हम यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है उसके विज्ञान उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। कब आया, कैसे आया, कैसे, क्यों है, किस लिए है, क्या होगा एंड ऑल, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि रिलीजन कॉस्मोलॉजीज है, ठीक है। और आगे का चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिकॉज उस स्लाइड में बहुत देखिए, ऑल द थिंग्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, कोई भी चीज़ जो भी प्रकृति में है, हमारे आसपास है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, धरती हो, कुछ भी हो, जो ये ग्रुप्स हैं उन वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से या ग्रुप्स से बिलोंग करता है, ठीक है। सो टोटमिज्म कंस्टिट्यूट अ कॉस्मोलॉजी इन विच ऑल नोन थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस क्लैन एंड phalanges so that everything is classified according to the social organization of tribe। तो इस चीज को समझिए, जो टोटमिज्म है उसको वो कॉस्मोलॉजी क्यों कह रहे हैं? कोई भी चीज नेचुरल वर्ल्ड की, चाहे वो सूरज हो, तारा हो, उसको हमने डिवाइड कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। और हर ग्रुप का, हर जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया था कि ट्राइब्स, क्लान्स खुद को कोई, हर किसी का एक टोटम है, किसी का पहाड़ है, किसी का पत्थर है, किसी का फूल है, किसी का जानवर है, या किसी का चांद, सूरज, स्टार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने जो ब्रह्मांड है, हमने जो नेचुरल वर्ल्ड है, उसको भी क्लासिफाई, डिवाइड करके और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब और ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हमने जोड़ दिया है। सिंपल कहने का मतलब ये है। All the objects classed in given clan or family are regarded as sharing quality in a common, and such objects are believed by the members of clan to be affiliated the same flesh as themselves। हर ऑब्जेक्ट को, चाहे सूरज, चांद, पेड़ पौधे, कुछ भी है, टोटम है, उसको हमने क्लासेस और क्लान्स वगैरह को दे रखा है, डिवाइड कर रखा है कि भाई आप चांद क्लान से बिलोंग करते हो, आप सूरज तो आप पत्थर, जो भी वो टोटम उनका हो। और ऐसा बिलीव है मेंबर्स, उस क्लैन के मेंबर्स के पास, कि जो फ्लैश, जो उनके बॉडी की अंदर जो फ्लैश होती है, जो मसल्स होती हैं ऑल, वो सेम है, उस मतलब सारे मेंबर्स की भी सेम है, और उस पर्टिकुलर चीज से जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उससे भी। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इज द मॉडल ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरीके से मान के चलिए कि एक ऐसा मॉडल है, फर्स्ट मॉडल ये कह रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन लाता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन, बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे थिंकर्स इसको डिवीजन कह सकते हैं या स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सबको नाम दे दे के एक ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ पे अप्लाई होती हैं, इम्प्लाई होती हैं सेक्रेड और प्रोफेन पे, जिसको हम रिलीजन बोल देंगे। उसके बाद रिलेटेड भी लगती हैं, मतलब हमारे उनसे सोसाइटी से, ये सेक्रेड या प्रोफेन इन एवरीथिंग। और जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। मतलब कहने का इनका तात्पर्य ये है कि हम एक टोटम से जुड़े हैं, टोटम से क्लैन जुड़ा है, और ब्रह्मांड से पूरा ट्राइब जुड़ा है, इस टाइप से। तो सब एक दूसरे में मतलब एक तरीके से कनेक्टेड है। और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि लोग एक तरीके से एक साथ आ रहे हैं, सिंपल भाषा में। और इसीलिए टोटमिज्म को ये बोलते हैं, श्योरली बोलते हैं कि मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन है, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है। The totemic emblem, the totem and the member of clan all consider sacred to totemism। अब टोटमिज्म में क्या क्या सेक्रेड है? तो वो उनका एम्बलम हो सकता है, ठीक है, उनका टोटम हो सकता है, जिस भी पहाड़, पत्थर, फूल को मनाते हैं, फिर उसका एक एम्बलम यानी कोई चिन्ह, कोई साइन, कुछ भी। और सारे मेंबर्स सेक्रेड है टोटमिज्म में।
Durkheim is the original source of later more particularized incarnations of journal forces which become manifested as a gods, spirits and demons in more complex religion. बोलते हैं कि जो हम बात करते हैं बेसिकली गॉड, स्पिरिट्स, डीमन, ये सब चीज़ें जो है ये प्राइमेटिव जो रिलीजन था या सिंपलेस्ट रिलीजन था या ओल्डेस्ट ये जो रिलीजन की बात कर रहे हैं, इन सब में ये नहीं देखने को मिलता है। ये हमें मॉडर्न ज़माने के कॉम्प्लेक्स रिलीजन में ये स्पिरिट्स, गोड्स, डीमंस और इनके इनकारनेशन मतलब कुछ और ही जन्म लेके आए हैं टाइप, ये सब जो आइडियाज़ हैं भूत पिचास एंड एवरीथिंग गॉड्स के, ये हमें बाद के कॉम्प्लेक्स रिलीजन में देखने को मिलते हैं, सिंपलेस्ट रिलीजन में देखने को नहीं मिलते। In order to find the source of journal energy which underpins of all that is sacred, Durkheim found it is not from the immediate sensation produced by the totem as a physical object, because most of time the totem object are often insignificant element or animals or plants. यहाँ इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो एनर्जी या जो हमें प्रोटेक्शन या जो सब ये सब हमें फील होता है, वो जो इनका टोटम होता है उसमें ऐसी एनर्जी हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों? मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी का टोटम रैबिट हो सकता है, किसी का कोई पौधा, किसी का कोई पेड़, किसी का कोई पहाड़। तो और ये कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है कि उनके अंदर ये फीलिंग या ये एक्साइटमेंट या ऐसा पावरफुल फीलिंग उनको फील कराए कि भाई एक रैबिट छोटा सा जानवर और उनको ऐसा फील कराए कि एकदम उनके अंदर धर्म जाग जाए। ठीक है, इसका तो ऐसा फीलिंग क्या, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटम एम्बलम के रूप में इज कंसिडर मोर सेक्रेड देन द टोटमिक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज समझने की, एक हमारे पास टोटमिक एम्बलम है। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ। मान लीजिए एक चिन्ह, एक साइन, इसमें मैं रैबिट तो बना नहीं पाऊंगी। मान लीजिए हमने रैबिट का एग्जाम्पल लिया, उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका किसी क्लैन के टोटम है। ठीक है, एम्बलम है, एम्बलम नॉट टोटम। तो ये एम्बलम या चिन्ह, ये साइन, कुछ भी स्टैम्प, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इनके टोटमिक ऑब्जेक्ट रियल रैबिट जो है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सेक्रेड है। रियल जो रैबिट है उससे ज्यादा सेक्रेड इम्पोर्टेंट है, मतलब ये रियल रैबिट। ठीक है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका एम्बलम होगा। ठीक है, इनका जो चिन्ह है जो दिखाता है। तो बेसिकली अब ये देखिए एकदम हार्मलेस छोटा सा क्यूट सा जानवर किसी क्लैन का अगर टोटम है तो क्या ऐसा फील कराएगा, लेकिन जो ये चिन्ह है जो एक दूसरे को से वो कनेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए हमने डिस्कस किया था कि क्लैन के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे फील करते हैं, एक टोटम की वजह से। ठीक है, वो टोटम का जो एम्बलम है, एम्बलम, साइन, सिग्नेचर, कुछ भी जो भी उससे बना हुआ है, अब किसी देश का फ्लैग ही मान लीजिए ना, तो कितना हमें अच्छा गर्व या एक एनर्जी फील होती है उसको देख के। सिमिलर यहाँ पे आइडिया है। तो डरखाइम बताते हैं कि जो टोटम है, जो एम्बलम है, चाहे जो भी है, वो सेक्रेड एनर्जी और आइडेंटिटी क्लैन ग्रुप का बताता है। इसीलिए ये जो डरखाइम का आइडिया है कि हम वर्शिप कर रहे हैं अपनी सोसाइटी, अपने समाज की, तो ये यहाँ पे वही बताते हैं, टोटम एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट बोथ गॉड एंड सोसाइटी, एंड हेंस बोथ गॉड एंड सोसाइटी आर द सेम। He argue by worshipping God people actually worshipping society। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और केवल इग्नू में नहीं, आप किसी भी पेपर में चले जाइए, ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप अच्छे से करिएगा। तो बेसिकली इनके कहने का तात्पर्य ये है, जो एम्बलम है या जो चिन्ह है, जो टोटम है, वो केवल गॉड या सुपर नेचुरल एनर्जी को नहीं, उनकी क्लैन की आइडेंटिटी, जिस क्लैन में, जिस कबीले में वो रह रहे हैं, जिसमें लोगों के साथ उसके संबंध है, कम्युनिटी है, जो भी आप शब्द समझ सकते हैं, वो जो एम्बलम है या वो जो टोटम है, वो केवल गॉड को नहीं, उनकी क्लैन की आइडेंटिटी को भी बता रहा है। इसलिए हम उसकी जब टोटम की पूजा कर रहे हैं, टोटम की जब हम वर्शिप कर रहे हैं, तो केवल टोटम यानी अर्थात भगवान, गॉड, सुपर नेचुरल की नहीं, बल्कि अपने सोसाइटी की भी पूजा हम कर रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी की वो आइडेंटिटी है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया हो।
ठीक है। अब बात करते हैं बिलीफ एंड राइट्स के बारे में। आपको पता है कि बिलीफ मतलब होता है हमारा विश्वास, राइट्स जो हम कर्म कांड करते हैं धर्म के अंदर। तो देखिए, बिलीव्स आर आइडियाज एंड एटीट्यूड विच आर हेल्ड इन रिगार्ड टू रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स। जो भी रिलीजन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए आपके में मूर्ति पूजा होता है तो मूर्ति मतलब आइडल कुछ भी, और मान लीजिए कोई किताब हो गई, कुछ भी इस टाइप की, उसके प्रति जो आपके आइडियाज़ हैं और एटीट्यूड है कि भाई आपके उसके सामने झुकेंगे, आप उसको हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम जो भी होता है वो आप करेंगे, इस टाइप का आइडिया, ठीक है, या किस तरीके से आपको बिहेव करना है। राइट्स क्या होती हैं? एक्शंस टेकन टुवर्ड्स सीक्रेट ऑब्जेक्ट एंड दे इन्वॉल्व द इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी ऑफ लेइंग डाउन टू, ठीक है, मान लीजिए कि राइट्स क्या होगा कि आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, जो भी सेक्रेड ऑब्जेक्ट है, किताब या मूर्ति या मंदिर या मस्जिद या कुछ भी, जो भी, मतलब आपको बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है कि आप इस प्रकार से पहनेंगे, इस प्रकार से बिहेव करेंगे या इस टाइप से, ठीक है, या उसके सामने एकदम लेट जाएंगे ऐसे। मतलब बहुत सारे वहाँ पे निषेध होंगे कि मंदिर है तो जूता नहीं पहन के जा सकते, चर्च है तो ऐसे जाना है वैसे जाना है, ठीक है। सो डरखाइम हमें 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बताते हैं रिलीजियस राइट्स की। सबसे पहले सेक्रीफाइस जिसमें इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली आपको अगर न्यू का चैप्टर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि सेक्रीफाइस किस किस सीजन से होते हैं। तो यहीं पे वो भी यहाँ पे वही बात एक्सप्लेन करते हैं आगे, दैट खुद को पवित्र करने के लिए कोई गलती हो गई है, कुछ हो गया है प्रॉब्लम, तो उससे खुद को पवित्र करने के लिए यूजुअली सेक्रीफाइस किया जाता है। और एक जो सोशल सेंटिमेंट है ग्रुप का, या एक कलेक्टिव प्रैक्टिस या एक कलेक्टिव फीलिंग को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इमिटेटिव राइट्स, देखिए, इमिटेट से आपको पता चलता है कॉपी करना। तो इसमें बेसिकली जिस भी जानवर को या जो भी ग्रुप का टोटम है, मान लीजिए किसी का रैबिट है, तो वो किसी रैबिट की ऐसी कोई चीज़ होगी, ऐसी क्वालिटी होगी जिससे वो इम्प्रेस होंगे या वैसा बनना चाहते होंगे। तो बेसिकली इस रिचुअल में, इस राइट्स में क्या किया जाता है कि जो भी जानवर आपका टोटम है या कुछ है, वो उसकी तरह ड्रेस करने की, मतलब अपने आप को उस तरीके से बनने की कोशिश करते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से वो चलता है या एक्शन करता है, कोई भी जानवर या इंसेक्ट का। बेसिकली इसका एम होता है कि जो उसका रिप्रोडक्शन पावर है, रिप्रोड्यूस करने का पावर ज़्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज़ में बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसको पालें। और जो भी इसको इमिटेट करेगा, जो भी उस जानवर को कॉपी करेगा, ये सब करके उसके अंदर ये सारी पावर्स आ जाएंगी, ठीक है। वो 2 बार हो चुका है। ये है थर्ड राइट, जिसमें बेसिकली बात की गई है कि इसमें एक तरीके से स्टोरीज दिखाई जाती है। तो हर ट्राइब की अपनी एक स्टोरी होती है। तो स्टोरी किस तरीके से होगी? कोई मिथ होगा कि भाई हम इस तरीके से जन्मे थे, फिर हमारा आगे ये चीज़ हुआ। हर क्लैन का, हर ट्राइब का, हर किसी की एक स्टोरी होती है। तो उसी स्टोरी को बरकरार रखने के लिए, उस स्टोरी को जिंदा रखने के लिए, लोगों का फेथ जिंदा रखने के लिए, इसमें वो जो पूरी मिथिकल हिस्ट्री है, जो भी टोटम के बारे में, या टोटम कैसे आया, टोटम को उन्होंने कैसे अपनाया, या टोटम से वो कैसे उत्पन्न हुआ, यही सब जो भी उनकी ग्रुप की हिस्ट्री है उसको जिंदा रखने के लिए दिखाते हैं। ये राइट्स परफॉर्म किया जाता है बेसिकली। और फोर्थ राइट बेसिकली तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई लॉस या सफरिंग हो रही हो, किसी की डेथ हो गई हो या कुछ ऐसा हो रहा हो सिचुएशन, जब बहुत ही बुरी स्थिति हो, तब ये परफॉर्म किया जाता है। और these rights function to renew the group and its previous state of unity आता है and all everything उसके लिए। और जो भी मिसफॉर्चून वगैरह है या जो भी है इस टाइप की, तो कलेक्टिवली सब लोग रोते हैं, या इस टाइप की चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट की जाती हैं इस राइट्स में। उसके बाद अगर हम डरखाइम की क्रिटिसिज्म पे देखें, तो यहाँ पे सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि डरखाइम ने इंडिविजुअल रिलीजियस लीडर्स को एकदम इग्नोर कर दिया है। उसके बाद सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर कर दिया है। तो दो चीज़, तो लीडर कैसे? देखिए, रिलीजन में, धर्म में लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं धर्म की तरफ अट्रैक्ट करना, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करना, बुलाना, या लोगों का उसमें जो विश्वास है उसको जागृत करने में बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि डरखाइम की थ्योरी में हमें देखने को नहीं मिलता। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए, रिलीजन जहाँ जोड़ता है, जहाँ फंक्शनलिज्म हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट
फोकस करता है, तो वहीं रिलीजन ये भी तो करता है कि लोगों को तोड़ता भी है। आपने देखे होंगे कि रिलीजन के नाम पे कितने सारे इश्यूज होते हैं समाज में, तो उस चीज को इन्होंने एक तरीके से इग्नोर कर दिया है। और इनकी जो थ्योरी है रिलीजन की, वो एक सिंगल ट्राइब पे बेस्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में था। और इन्होंने, और जो उस टाइम पे एक ही ट्राइब नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने अरुंता की स्टडी किया। अरुंता के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनको इन्होंने एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। एक पर्टिकुलर ट्राइब की आप स्टडी करके पूरे वर्ल्ड की बोल रहे हैं कि ये चीज़ें रिलीजन में होती हैं, तो कहाँ तक ये सही होगा और कहाँ तक ये एक्सेप्टेबल है, ये बहुत डिबेटेबल एक टॉपिक हो जाता है। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी वगैरह पे इन्होंने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है। उसके बाद कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन टोटमिज्म की ये बात करते हैं, बेसिकली अरुंता ट्राइब की, तो हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि वो अर्लीस्ट टोटमिज्म है कि नहीं। तो फिर उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो अर्लीस्ट रिलीजन है, क्योंकि ये तो उसको एक सिंपलेस्ट या प्राइमेटिव रिलीजन समझ के ही मतलब पढ़ रहे हैं ना, या स्टडी कर रहे हैं डरखाइम। तो लोग क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं कि कैसे हम मान लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल की अर्लीस्ट टोटमिज्म ही था, और या जो अरुंता फॉलो करती है वही अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टोटमिज्म है। मतलब क्या पता टोटमिज्म मान भी लेते हैं कि अर्लीस्ट है, तो जो टोटमिज्म अरुंता ट्राइब फॉलो करती है ज़रूरी नहीं है ना कि वो ही अर्लीस्ट फॉर्म का हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस के पास इससे भी लेस एडवांस रिलीजन था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एक और क्रिटिसिज्म, इफ इट इज लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, इट इज फाउंड दैट द मेजर कोहेसिव फोर्सेस अमंग अबोरिजिन्स इज दैट ट्राइब rather than the clan, that there are clans without totems। तो देखिए यहाँ पे एक और बात की गई है कि इन्होंने क्लैन के रिलेशन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि क्लैन का टोटम था डरखाइम ने। लेकिन इसमें जो क्रिटिसिज्म की गई है कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे ट्राइब्स के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती, और ऐसे बहुत सारे टोटम हैं जो बिना क्लैन के और क्लैन बिना टोटम के। तो हम कैसे कह सकते हैं कि टोटम ही वहाँ पे एक बॉन्डिंग ला रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ सिमिलर टू हिज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इट आल्सो प्लेस्ड अगेंस्ट हिज आर्गुमेंट दैट द मोस्ट बेसिक कैटेगरी ऑफ ह्यूमन थॉट हैव देयर ओरिजिन इन सोशल एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्रिटिसिज्म है, जैसे कि लेट सम कि केवल ऑस्ट्रेलियन डाटा इसीलिए अवेलेबल कराया गया था कि ये डरखाइम अपनी थ्योरी बना सके। ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं। तो देखिए क्रिटिसिज्म पे डायरेक्टली मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, बट आप अपने आंसर के लिए दो चार या इसके अलावा, इसको पढ़ने की जो क्रिटिसिज्म हमारी पुस्तक में, हमारी किताब में दी गई है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म लग रहा है इस थ्योरी के अंदर, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई मना ही नहीं है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिख सकते। आपको लगता है कि भाई ये चीज़ इन्होंने छोड़ी है, ये चीज़ इनको ऐड करनी चाहिए थी इस थ्योरी में, तो आपको लगता है तो वो भी लिखिए। दो चार क्रिटिसिज्म आप जर्नल आंसर में भी लिख सकते हैं अगर इस थ्योरी के बारे में आता है तो। अगर नहीं भी पूछा है तो, और आपके पास अगर है टाइम और आंसर जितना आवश्यकता है उतनी नहीं हो रही, तो भी एक दो क्रिटिसिज्म आप लिख सकते हैं अगर जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है तो। और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको नहीं लिखना होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट्स करना भी मत भूलिए। और आप हमको टेलीग्राम पे नोट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, आई मीन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं हमको। वहाँ पे भी हम बहुत कुछ पोस्ट करते रहते हैं सोशोलॉजी के बारे में। हैव अ नाइस डे।